आज की इस वीडियो में हम लर्निंग कर्व रेट की कैलकुलेशन पर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे कि हम अपनी लास्ट वीडियो में इसको डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अगर लर्निंग कर्व को एक दफ़ा फिर से रिवाइज किया जाए तो लर्निंग कर्व बेसिकली एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसमें यह बताया जाता है कि किस तरह से एक एक्टिविटी को बार बार करने से, परफॉर्म करने से या डिफरेंट एक्सपीरियंसेस करने से किस तरह से लर्निंग जो है वो इंक्रीज की जा सकती है। और ये लर्निंग एक फिक्स्ड रेट पे इंक्रीज करती है जिसे हम कहते हैं लर्निंग कर्व रेट। तो अब देखते हैं कि ये जो लर्निंग कर्व रेट है ये कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो जिस तरह से रिट लॉ की हमने बात की थी कि रिट लॉ के थ्रू जब जब कम्युलेटिव आउटपुट डबल होता जाएगा, एवरेज यूनिट पर यूनिट फॉल करेगी, और वो फॉल करेगी किस रेट पे? एक फिक्स रेट पे, जिस फिक्स रेट को हम कहते हैं कि वो लर्निंग कर्व रेट है। अब अगर बात की जाए कि लर्निंग कर्व के रेट को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, तो ये हमने एक फार्मूला देखा था जिसके थ्रू हम एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट करते थे। लेकिन अब इसी फार्मूले के थ्रू हमने बात की थी कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं लर्निंग रेट को। वो किस तरह से? हम यहाँ पर y को हमने बात की थी कि y जो है वो एवरेज लेबर आवर पर यूनिट को रिप्रेजेंट करता है। ए जो रिप्रेजेंट करता है वो फर्स्ट यूनिट टाइम, पहली यूनिट बनाने में जितना वक्त लगा है उसको रिप्रेजेंट करता है। एक्स रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कम्युलेटिव यूनिट्स, जितने नंबर ऑफ कम्युलेटिव यूनिट्स अभी तक बन चुके हैं जिनके लिए एवरेज लेबर और पर यूनिट को फाइंड करना है, वो हम यहाँ पर लिखते थे। और बी को हमने कहा था कि बी है हमारे पास लर्निंग कोफिशिएंट, जिसका फार्मूला ये था कि लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। इस फार्मूले को अब अगर हमने देखा था कि एवरेज लेबर और पर यूनिट हम कैलकुलेट करते थे, लेकिन अब इसी फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर सकते हैं लर्निंग रेट को अगर हमें y, a और x गिवन हो तो एक तो हमने ये तरीका पढ़ा था, इसमें हमने लॉग अप्लाई करके तो लर्निंग रेट कैलकुलेट करना था। दूसरा हमने क्या पढ़ा था कि जो फर्स्ट यूनिट का टाइम है उसको लर्निंग रेट के साथ मल्टीप्लाई करके, और जितनी दफा लर्निंग रेट अप्लाई हुआ है उतनी दफा हमने यहाँ पे वो टाइम्स लिखने हैं जितनी दफा लर्निंग रेट अप्लाई हुआ है इस फर्स्ट यूनिट पर। और हमारे पास जो कम्युलेटिव यूनिट्स हैं उसके लिए जो एवरेज टाइम पर यूनिट आया है हम इसके थ्रू भी कैलकुलेट करते थे अपने पास लर्निंग रेट। इसी तरह अब इन्हीं कंसेप्ट की बेसिस पे अगर एक प्रॉब्लम की बात की जाए तो प्रॉब्लम दी गई है कॉन्गो लिमिटेड कंपनी की, और कॉन्गो लिमिटेड कंपनी ने रिक्वायर किया है कि कैलकुलेट करें लर्निंग रेट फॉर 16 यूनिट्स। अब यहाँ पे तो कहा गया है 16 यूनिट्स के लर्निंग रेट कैलकुलेट करें, लेकिन सबसे पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर किया जाए कि लर्निंग रेट बेशक 2 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट किया जाए, 32 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट किया जाए, 256 यूनिट्स के लिए कैलकुलेट किया जाए, लर्निंग रेट हमेशा सेम आएगा क्योंकि इन तमाम यूनिट्स पर सेम लर्निंग रेट अप्लाई किया गया है। इसी तरह से अब अगर डेटा की बात की जाए तो कॉन्गो लिमिटेड कंपनी का ये डेटा है कि कॉन्गो लिमिटेड कंपनी यूजेस learning curve method to calculate the average cumulative time for its output and wants to plan its production। कंपनी जो है वो यूज करती है लर्निंग कर्व मेथड को कैलकुलेट करने के लिए एवरेज कम्युलेटिव टाइम अपनी आउटपुट के लिए, और अब ये चाहती है कि वो अपनी प्रोडक्शन को प्लान करे। कंपनी हैज द फॉलोइंग डेटा एंड कंपनी डोंट हैव द नॉलेज अबाउट लर्निंग कर्व रेट। कंपनी के पास ये तमाम डेटा तो मौजूद है लेकिन लर्निंग कर्व रेट का उसको कोई नॉलेज नहीं है। अदर जो डेटा है वो यहाँ पर दिया गया है जिसमें यूनिट्स हैं और टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम दिया गया है। अब ये टाइम दिया गया है टोटल कम्युलेटिव टाइम। हमने जब फॉर्मूले में पुट करना होता है हमें एवरेज कम्युलेटिव टाइम चाहिए, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारे एक कम्युलेटिव टेबल दिया गया है जिसमें यूनिट्स भी कम्युलेटिव है 1, 2, 4, 6, 18, 32 और लास्ट में 26। अब हमें यहाँ पर नहीं पता कि कितनी यूनिट्स के बाद ये 26 आया है, तो इसके हम सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। यहां से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं और सोल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उन यूनिट्स को लिखेंगे जो यूनिट्स हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्वेश्चन में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें जो है 1, 2 और ये तमाम जिस सीक्वेंस में यूनिट्स दिए गए हैं इसी सीक्वेंस के यूनिट्स को हम यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद हमें दूसरा जो पॉइंट दिया गया है क्वेश्चन में वो दिया गया है टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम का। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम भी तमाम यूनिट्स के लिए लिख देंगे। तो जब हमने यहाँ पर टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम भी लिख दिया और हमें यूनिट्स भी पता है, तो अब इस टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम को हम एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे,
कि यहाँ पर कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट का एक और कॉलम बना लेंगे और इसको पर यूनिट कैलकुलेट कर लेंगे। अब इसको पर यूनिट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल एवरेज कम्युलेटिव टाइम को डिवाइड कर देंगे 1 के साथ, जितनी यूनिट्स हैं, तो ये एक यूनिट के लिए आ गया कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट। इसी तरह से नेक्स्ट यूनिट के लिए भी हम कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को कैलकुलेट कर लेंगे और बाकी भी तमाम यूनिट्स के लिए हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट को हम इन्हीं यूनिट से डिवाइड कर रहे हैं जो यूनिट्स हमें यहाँ पर गिवन हैं। तो हमने इन तमाम यूनिट्स के लिए कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट कैलकुलेट कर लिया। इस कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट का क्या मतलब है कि अगर ये लेट्स सपोज 16 को बात कर लें, तो अभी तक जितनी 16 तक आते आते जो कॉस्ट आई है, जो टाइम लगा है, वो रिड्यूस होकर 10.96 हो गया है। ये 40.96 है, वो हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो ये 40.96 16 यूनिट्स के लिए कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट निकल आया है। मतलब यूनिट 1 से लेकर 16 तक जितनी भी अभी तक यूनिट्स बनी हैं, उन यूनिट्स पर जो अभी तक रिड्यूस्ड टाइम आया है वो 40.96 आया। इस सीक्वेंस के थ्रू हम देख सकते हैं कि टाइम रिड्यूस हो रहा है जैसे जैसे कम्युलेटिव आउटपुट बढ़ रहा है। और अब इसका क्या मतलब है इस 16 का, कि जो 8 से लेकर 16 तक ये जो 8 यूनिट्स हैं, इन 8 यूनिट्स के लिए जो अब कम्युलेटिव एवरेज टाइम है वो है 40.96। हमारे पास कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट भी आ गया जिसे हम कहते हैं y। अब इसको हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे अपने फॉर्मूले को लिख लेते हैं एक दफा, ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने इस फॉर्मूले के थ्रू इसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यूज करने का ये मकसद है कि ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो टेबल आया है कंपनी का, वो आया है 1 से लेके 26 यूनिट्स का। अब यहाँ पर बीच में से टेबल मिसिंग है। अगर तो हमें टेबल पूरा गिवन होता या ये ज्यादा यूनिट्स ना होती, लेट्स सपोज 8 या 16 यूनिट्स होती, तो हम सिंपल टेबल के थ्रू वही वाला अपना आर स्क्वायर वाला यूज कर लेते मेथड और उसके थ्रू हम इसको कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब यहाँ पर हमें बीच में नंबर यूनिट्स नहीं गिवन और हमें नहीं पता कि हम मतलब कितनी यूनिट्स इसके दरमियान में आती हैं, तो ये जो काम है ये ज्यादा लॉन्ग है। तो उसका एक शॉर्ट जो तरीका हमने सीखा था वो कहा था कि इस फॉर्मूले को रिवाइज करके इस फॉर्मूले में से हम बी की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। तो बी के लिए हमने बात की थी कि बी के लिए जो फॉर्मूला था वो था यहाँ पर बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ लर्निंग रेट डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 2। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम पर यूनिट है ये है y, और ये जो 100 दिया गया है इसे हम कह देंगे कि ये है a, क्योंकि पहली यूनिट का जो कम्युलेटिव एवरेज टाइम है वो है 100। इसी तरह से y भी आ गया हमारे पास, a भी आ गया। अब हम चाहें तो 32 यूनिट्स पर निकाल लें, हम चाहें तो 256 यूनिट्स पर निकाल लें। लेट्स सपोज कि अगर हम 32 यूनिट्स पर निकालते हैं तब भी वही आएगा और 256 पर निकालते हैं तब भी वही आएगा। तो अगर हम 32 यूनिट्स को चूज करते हैं तो अब यहाँ पर जो y हो जाएगा वो हो जाएगा, ये y नहीं है, ये y है, ये y नहीं है, ये हमारे पास x है, क्योंकि x रिप्रेजेंट करता है कम्युलेटिव नंबर ऑफ यूनिट्स को। तो अब अगर 32 को हम लेना चाहें तो 32 को हम x करार देंगे, y हम कहेंगे एवरेज टाइम पर यूनिट को जो कि 36 यूनिट पे है। हम पहले या आखिरी वाले को नहीं लेंगे बल्कि जो यूनिट ले रहे हैं उन्हीं यूनिट का एवरेज टाइम पर यूनिट भी हम ले लेंगे। और अब जो a है वो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि ये फर्स्ट यूनिट का टाइम है। अब इसी फॉर्मूले में ये तमाम चीजों को पुट करके हम अपनी जो कैलकुलेशंस हैं उनको कंप्लीट करेंगे। तो बाकी कैलकुलेशंस को कंप्लीट करने के लिए हम अपनी अगली वीडियो देखेंगे कि किस तरह से हमने रेट कैलकुलेट किया है कम्युलेटिव एवरेज टाइम के लिए लर्निंग कर्व का।